किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सदर की वॉर ऑफ चॉइस, जिसे फौजी पंडित वेनेजुएला प्लेबुक 2 कहते थे, उनके गले पड़ जाएगी। ट्रंप का ख्याल था कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक से ईरान घुटनों पर आएगा, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ईरान ने एस्केलेशन के जरिए ट्रंप को एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया है जिसमें वो धंसते ही जा रहे हैं। गुज़श्ता रात जॉर्डन में किंग फैसल एयरबेस पर ईरानी हमलों में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत ने गोया जल्दी पर तेल का काम कर दिया है। पेंटागन ये समझने से कासिर है कि ईरान कैसे अमेरिकी अड्डों को इंतहाई महारत के साथ टारगेट कर रहा है। सूरत हाल ये है कि जंग का दायरा अब पूरे खित्ते में फैल रहा है और डिप्लोमेसी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। MOU अमलन मुअत्तल है। सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इस इशू से जुड़े अहम सवालात के साथ साथ शबीर गैंग, CSS की बांध पड़ती हुई चमक समेत दीगर अहम खबरों और आपके सवालों पर तफसील से जानकारी देंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 जुलाई 2026, 19 जुलाई 2026 को आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयदा शनाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे यू आर ऑल सेट बिफोर हैंड। आई एम ऑलवेज सेट। कल भी आपने ऐसी बात की, उसको बहुत नोट किया गया कि मैं तो हमेशा ही देख रहा होता हूँ गौर से। बसीरत और बसारत की बात हो रही थी। एनीवेज, आज बहुत से इश्यूज़ हैं और जो सबसे बड़ा इवेंट है वो तो होने जा रहा है फुटबॉल का। उसके बारे में पेशगोई तो आपसे लेंगे। वो मैं आपसे लूंगा बाद में। मेरे से पेशगोई लेंगे? हाँ, आप एस्ट्रोलॉजी वॉलॉजी करती है ना सारा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब किताब लगा के सितारों की रोशनी में मैंने मैं आपको 1-2 सवाल पूछने हैं एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं कोशिश करूंगी कि ये मौका ही ना है। एनीवेज, जो मामला चले उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। फुटबॉल की बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इसके लिए तो लाहौर में स्क्रीन लगाने के इंतजाम भी किए गए हैं कि सब शायकीन आके देखें। एक बहुत अहम और सीरियस मामला जो बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान फ़ुटबॉल बना हुआ है वो है 70 साल से ज़ायद उम्र के शब्बीर अहमद साहब, जिनका ओरिजिन पाकिस्तानी है लेकिन वो 60 की दहाई के आखिर में हिजरत कर गए थे और बरतानिया में मुकीम थे। वहीं पर उन्होंने एक जुर्म किया जिसकी उन्हें सज़ा भी हुई और सज़ा के बाद वो रिहा भी हो गए और अब वहाँ वो निगरानी में उन्हें रखा गया है जेल से रिहाई के बाद, क्योंकि विक्टम्स ये समझते हैं कि वो इतना असर रसूख इन्फ्लुएंस अभी भी रखते हैं उन इलाकों में कि उन्हें खौफ महसूस होता है। जिसके बाद बरतानिया के जो जितने भी रहनुमा हैं माजी में भी, जब से ये ग्रूमिंग गैंग खबरों में आना शुरू हुआ, सभी ने, इवन के एंडी बर्नहम, उनकी जानिब से भी मुतालबा किया गया कि इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए, इन्हें वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए। अब उस पर वो अपने कानून की तब्दीली की बात कर रहे हैं। शबाना महमूद साहिबा तो ये भी कह रही हैं कि इस पर गौर किया जा सकता है जो वहाँ के कवानीन हैं। अब आता पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या सामने। पाकिस्तान से जब पूछा गया तो जो हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान हैं ताहिर इंदराबी साहब, उन्होंने सीधा और साफ जवाब इस पर दे दिया कि ये बरतानिया का अंदरूनी मामला है क्योंकि वो बरतानवी शहरी है। जब इन्हें सज़ा हुई थी तो इनकी बरतानवी शहरियत तो वापस ले ली गई थी, उससे पहले ये दोहरी शहरियत रखते थे। सेठी साहब, अब इसको लेके बरतानवी हुकूमत ये समझ रही है और वहाँ कमेटीज़ को भी ब्रीफ किया जा रहा है कि जिस तरह कुछ अफ्रीकी ममालिक के ऊपर बरतानिया ने दबाव डाल के कुछ मुजरिम और रेफ्यूजीज़ वापस लेने के लिए दबाव डाला था, इस्तेमाल किया था कुछ धमकियों को, उसी तरह वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, एड को इस्तेमाल किया जा सकता है और पाकिस्तान को कन्विंस किया जा सकता है कि इन्हें वापस लें। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी अपना जवाब दे दिया जिसका जिक्र आपने किया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, ये आपका शहरी है, ये पाकिस्तान का शहरी नहीं रहा, इसने आपने छोड़ दी थी शहरी, आपकी शहरी है और वहीं ये जमा पका और वहीं आपने सज़ा इसको जो हो गई थी वो भी उसने पूरी की है वहाँ और आपने उसको रिहा कर दिया। और तो ये आपका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। तो इसलिए आप इसको नहीं डिपोर्ट कर सकते। अच्छा, अब इशू ये बन गया है कि जो अनऑफिशियल बात हो रही है बरतानिया के अंदर, जो ख़बरें लीक की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि पाकिस्तान कहता है हम ले लेंगे वापस, मगर आप भी हमारे कुछ लोग हैं जो हमें तंग कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो बरतानिया में रिहाइश कर रहे हैं उनको आप डिपोर्ट करें। जिसमें नाम आ रहा है अदील राजा साहब का, शहजाद अकबर साहब का, और भी एक दो नाम आ रहे हैं जी, कुछ लोग तो अल्ताफ हुसैन साहब का भी नाम दे रहे हैं। हाँ, वो भी है। तो अब पाकिस्तान, मगर ये ऑफिशियली ये बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये द डेली टेलीग्राफ और फर्स्ट पोस्ट ने इंडिकेट किया कि वही ना, उनको लीक किया प्रॉबेबली ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने कि पाकिस्तान कह रहा है कि लो फिर एक दिओ एक हत्थ दिओ तो एक हत्थ लवो, तुसीं इहनूं कि कलना चाहते हो तो कल दिओ,
ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ मगर फिर ਜਿਹੜੇ लोग सानू तंग करते पे उन्होंने वापस करो। अब वो तैयार नहीं है करने के लिए, बिकॉज उनमें से एक आध ने तो असाइलम ली हुई है और दूसरे ने उसकी तो मेरा ख्याल है रेजिडेंसी ही और नेशनैलिटी पहले से ब्रिटिश है। अच्छा। तो इसलिए ये इशू एक बन गया है। अब क्यों ये इशू बना है अच्छा। और इसका क्या हल क्या है? इशू ये इसलिए बना है बिकॉज एक पूरी मुहिम चली थी बरतानिया में ये ग्रूमिंग गैंग के ऊपर कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ज़्यादातर पाकिस्तानियों का नाम आ रहा था कि इन्होंने कोई गैंग्स हैं जो कि बच्चियों को एक्सप्लॉइट करते हैं और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और पिछली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में उनकी जो होम सेक्रेटरी थी उसने भी पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये पाकिस्तानी है ये ग्रूमिंग गैंग्स। स्वेला ब्रेवरमैन। तो खैर उस वक्त भी हमने एहतजाज किया था, हमने कहा था ये कैसे हो सकता है, आप वाई यू सिंगलिंग आउट। मगर वहाँ जो माहौल बना हुआ है ना इस वक्त बरतानिया में, तो वो फार राइट विंग जो पार्टीज़ हैं वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, रिफॉर्म यूके स्पेशली रिफॉर्म यूके, ये पहले इन्होंने ब्रेक्सिट किया, गोरों को निकाला यहाँ से। अब वो कहते हैं कि ये जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह से, इनको भी निकाला जाए। और स्पेशली वो पाकिस्तान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इस किस्म की जब चीज़ होती है तो फिर जाहिर है कि वो एक जिसे कहते हैं ना एमुनिशन मिल जाती है और फार राइट को। अब फार राइट ने इस दफ़ा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो हुए उसमें स्वीपिंग विक्ट्री की है, लेबर उड़ गया वहाँ। तो इस लेबर के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर है कि जी अब आप कोई ऐसे इकदाम करें कि ये इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं इसको टाइट करें। और इतनी जो ये बाहर एशिया से जो लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स लेके आ रहे हैं, हमारे कल्चर में बैठते नहीं हैं और गन डाला हुआ है यहाँ, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। तो ये एक एक्सक्यूज़ मिल गया है उनकी जो अपनी बैड परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और बैड गवर्नेंस है जो, उसके लिए एक एक्सक्यूज़ मिल गया है फॉरेनर्स का। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा फॉरेनर्स को ही ब्लेम किया जाता है हर चीज़ के लिए। और यहाँ भी ब्रिटेन के अंदर भी फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इंडियन पाकिस्तानी सी है। अब आपने देखा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में तो इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, ये ब्रिटेन के अंदर पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ जगह पे, मगर एशिया वही है, वहीं से लोग टारगेट हो रहे हैं। अच्छा, अब तो ये इशू इतना नहीं था, इसको बना दिया गया है और बनाया इसलिए सियासी रीजंस के लिए फार राइट ने किया। अब अंडर प्रेशर है लेबर गवर्नमेंट, और लेबर गवर्नमेंट के अंदर भी लोग हैं जो कहते हैं कि यार ये फार राइट वोट ली जा रही है, आवाम का पॉपुलिज्म जो है वो इधर जा रहा है, आप भी कोई ख्याल करें, कोई कुर्बानी करनी पड़ती है, कोई कानून चेंज करने पड़ते हैं तो कर लें। अब ये इसके अंदर जो प्रॉब्लम आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि इस वक्त जो बरतानिया का कानून है वो भी अलाउ नहीं करता कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट को या ब्रिटिश नेशनल को आप डिपोर्ट कर दें, वो नहीं आप कर सकते आप। और वो एक कानून है, वो कहते हैं उसको चेंज कर दें। वो 1971 में मेरा ख्याल एक कानून बना था। अब कह रहे हैं जी हम उस कानून को अमेंड कर देते हैं, एक बंदे के लिए, ये शबीर के लिए अमेंड कर देते हैं कानून को और इसको वापस भेज देते हैं पाकिस्तान। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, ये हमारा शहरी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, इसकी डुअल नेशनैलिटी थी, इसने डुअल नेशनैलिटी रखी, पैदा वो कहते हैं यहाँ हुआ, पैदा वो पाकिस्तान में हुआ। अच्छा, अब बात ये है कि शबीर ये कहता है मैंने तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़ दी थी। बरतानिया ये कहता है कहाँ छोड़ी थी तुमने, पूरे प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, तुमने बस पासपोर्ट अपना रिन्यू नहीं कराया, और ये तुमने, इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने छोड़ दी है। तो अगर छोड़ी होती तो पूरी जो कार्रवाई होती है कागजी वो आपने मुकम्मल की होती है, वो आपने की नहीं। और यही वो पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि इसने अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़ी नहीं है, रिनाउंस नहीं की। अच्छा, तो इस किस्म के लीगल इश्यूज़ भी, टेक्निकल इश्यूज़ भी रास्ते में आ रहे हैं। मगर बेसिकली जो इशू है वो यही है कि क्या अगर ये चीज़ हो जाती है तो इसका क्या इम्प्लिकेशन है और क्या है। अब सिचुएशन मैं आपको बताऊं, सिचुएशन ये है आयशा कि अगर एक शख्स है बरतानिया में, वो मर्डर करता है, अच्छा, और 10-15 बंदों का मर्डर कर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पकड़ा जाता है, गोरा होता है या इंडियन होता है या ऑस्ट्रेलियन होता है, अच्छा, बाहर का, नेशनैलिटी उसकी बरतानिया की है मगर बॉर्न कहीं और हुआ है और मर्डर किया उसने, अच्छा, 3-4 मर्डर्स किए, इज़ अ सीरियल किलर। उसको पकड़ा जाता है, उसको 10-20 साल की सज़ा हो जाती है, वो 10-20 साल सज़ा काटने के बाद बाहर आता है। तो क्या उस वक़्त उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? आज तक तो ऐसे कभी नहीं हुआ। ये जो सज़ा देने का जो फ़लसफ़ा है
वो यही है कि जब आपको सज़ा हो जाती है और आप भुगत लेते हैं अपनी सज़ा, तो तवक्को ये की जाती है कि अब आप अच्छे शहरी बनेंगे, इस किस्म की गलती फिर नहीं करेंगे, इस किस्म की क्राइम फिर नहीं करेंगे। और अगर आपका ख्याल हो कि ये बंदा अभी भी रिफॉर्म नहीं हुआ, तो फिर भी थोड़ी बहुत उसके ऊपर वॉच रखते हैं। उनकी सर्वेलेंस है, निगरानी हो रही है, निगरानी, और इनकी निगरानी भी हो रही है। तो अब ये है कि इंग्लैंड में तो नहीं है, मगर तो आप जिस किस्म की मर्ज़ी क्राइम कमिट करें, उसकी सज़ा आपको हो जाए, आप भुगत लें सज़ा, आप बाहर आ जाए, तो ये जो है ना कि आपको उठा के डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये आज तक कभी हुआ नहीं। तो अब इस केस में क्यों ये करना चाह रहे हैं? अच्छा, उसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि जी इस वक्त बरतानिया की हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर है दो तरफ से। एक तो ये राइट विंग पार्टीज़ जो एंटी इमिग्रेंट्स है, उनको एक मौका मिल गया है कि इस चीज़ को उछाल के और फोकस किया जाए ऑन इमिग्रेंट्स, और इलॉन मस्क उसको फ्यूल कर रहे हैं, और एलन मस्क जैसे लोग जो है उसको बढ़ा रहे हैं, हवा दे रहे जी। हैं। और दूसरा ये कि जो लोग अफेक्ट हुए, जिनकी बच्चियां इन्वॉल्व हो गई इन चीज़ों में, वो भी लगे हुए हैं कैंपेन करने। जी। तो एक पूरी कैंपेन बन गई है। तो अब क्या करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट पाकिस्तान को कह रही है, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। ये अगर ये पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेगा तो कल को हर बंदे को उठा के वो वापस भेजना शुरू कर देंगे। दिस इज़ नॉट ऑन। कानून भी तो होते हैं अपने, हर मुल्क के अपने अपने कानून होते हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादती कर रहे हैं अंग्रेज़, और ये बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल सही है। मगर ये जो बात आई ना बीच में कि वो कह रहे हैं कि अच्छा आप डिपोर्ट हम कर देते हैं शहजाद अकबर को या अदील राजा को या जो भी है, क्योंकि वो आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये तो कोई क्राइम नहीं है ना। बरतानिया के अंदर आप तारीख़ हिस्टोरिकली बरतानिया सबसे पहले असाइलम देता है सियासी लोगों को, और दुनिया में ये पूरी लेनिन से लेके सारे आके बरतानिया में रहते रहे हैं जब उनके पीछे पुलिस घूम रही थी रूस के अंदर या कहीं और। तो दिस इज़ द होम ऑफ ऑल असाइलम सीकर्स। तो इसीलिए तो ये बरतानिया के बारे में कहा जाता है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्री स्पीच को करते हैं, पर लोग वहाँ बैठ के खुली बातें करते हैं। तो अब ये अगर वहाँ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो कि आपकी पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर कोई कमेंट्री कर रहे हैं या बेचैनी भी फैला रहे हैं, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा, हाँ, तो वो मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कह जी डिपोर्ट कर दें। सो आई थिंक ये जो है ना इक्वेट करना कि हम ले लेते हैं शबीर को, आप उनको डिपोर्ट कर दें, मेरा ख्याल है इधर नहीं जाना चाहिए हमें। अच्छा, ऐसा होगा भी नहीं आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है बरतानिया नहीं एग्री करेगा, नहीं करेगा। और वो इस वक्त धमकी यही दे रहे हैं कि हम आपको कोई 150 मिलियन पाउंड का एड देते हैं, तो वो हम बंद कर देंगे। ये तकारीर आयशा का वीज़ा नहीं, हम आयशा को वीज़ा नहीं देंगे, लगा हुआ है। सेठी को दे देंगे, आयशा को नहीं देंगे। नहीं, आपको क्यों देंगे? तो इसलिए इस किस्म की बातें हो रही है वहाँ। अच्छा। हाँ, तो अब मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या ये बड़ा डिप्लोमेटिक मसला बन सकता है? आई थिंक ये डिप्लोमेटिक छोटा मोटा मसला तो बनेगा और बना हुआ है, बट आई थिंक ये बात जाएगी नहीं कहीं भी। अच्छा। अब उनके लिए वो कानून को चेंज करना और फिर इसको उठा के डिपोर्ट करना ज़बरदस्ती, ये इट कैन क्रिएट अ मेस। आई थिंक यूके वाले जो है ना इसको 2 दफ़ा सोच लें। और अगर ये बात आती है यहाँ कि हम ले लेते हैं और आप हमें अपने वो बंदे दे दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट राइट। आपको पता है माजी में भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे सियासी बुनियाद पे मुतालबात किए जाते रहे, जैसे बानी MQM उनकी हवालगी का मुतालबा, उसके लिए लेटर लिखे जाते रहे। इमरान खान साहब कहते रहे कि वो ख़त लिखेंगे इसहाक डार साहब या नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के लिए, तो कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारे दरमियान मौजूद नहीं था। ये हमारी बदकिस्मती है कि जो हुकूमत आती है ना यहाँ, वो जो पिछले वाले लोग होते हैं ना उनके खिलाफ विच हंटिंग शुरू हो जाती है। फिर वो इसी किस्म की बातें करते हैं। इमरान खान कहता है यूके को कि ये नवाज़ को भेजो, निकालो, ये हम अब कह रहे हैं उसको निकालो, उसको निकालो, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है ये एक अच्छी ट्रेडिशन नहीं है। ये मगर प्रॉब्लम पता क्या है कि ये इंडिया वाले ऐसे नहीं करते। इंडिया में भी बड़ी अपोजिशन है टू बीजेपी जो है, कांग्रेस की है और लोगों की है। वो नहीं किसी बैरूनी मुल्क में बैठ के जाके और गालियाँ देते और इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं करते। हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये रुझान हो गया गाली गलोच और वहाँ बैठ के वहाँ की आज़ादी को एक्सप्लॉइट करके और अपनी रियासत को कमज़ोर करना पाकिस्तान के अंदर एंड सो ऑन। ये अनफॉर्चुनेट है। उनको भी सोचना चाहिए कि तनकीद ज़रूर करें, तनकीदी जायज़ा लें, तनकीद ज़रूर करें, मगर किसी सूरत में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना करें। किसी बंदे के ख़िलाफ़ कर सकते हैं आप, किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, मगर ऐसा कोई काम ना करें जिससे
पाकिस्तान कमज़ोर होता है या पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर होती है। कौमी सलामती, कौमी कौमी मफाद, सलामती की नेशनल बात है। इंटरेस्ट को देखें। बहरहाल ग्रूमिंग गैंग्स का ये मामला जो इशू बना हुआ है जिसके सरकना की पाकिस्तान वापसी का, इस पे सिटी साहब का ये एनालिसिस है कि मामला अपनी जगह संगीन है, लेकिन इसमें फार राइट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है कि वो हवा दे रहे हैं इस मसले को। अगर स्टैट्स देखे जाएँ, जो आदाद-ओ-शुमार इन्वेस्टिगेशन सामने आई हैं 2023 में, वो भी ये बताती हैं कि इस सारे मामले में 83% तो वाइट लोग, सफ़ेद फार्म लोग इन्वॉल्व दिखाई दिए, नज़र आए, और गवाहान ने भी उसकी तस्दीक की। बहरहाल इस इशू को डेलिकेटली मुझे लगता है खुश असलूबी के साथ हैंडल कर लेंगे मोहसिन नकवी साहब, अगर वो जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उनके साथ एक मीटिंग करें, उन्हें समझाएं पाकिस्तान का मौक़िफ़, इट विल बी सेट। नहीं, इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, इतना भी आसान नहीं है, चलें। अच्छा, ये आसान है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए हैं जनरल असम्बली सेशन में शिरकत के लिए और ममदानी उन्हें अरेस्ट करवा दे। ये नहीं हो सकता। सो उन्होंने ये बात क्यों कही? सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए? नहीं, उन्होंने ज़रूर अपने लीगल डिपार्टमेंट को पूछा होगा। वो कह रहे हैं हम इस पे मुशावरत कर रहे हैं, हाँ, मुशावरत करें, मगर वो ये कानून उनको इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है ना, वो एक किस्म का है तो न्यूयॉर्क में, मगर अगर कोई यूनाइटेड नेशंस आना चाहता है तो उसको आप रोक नहीं सकते, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल फोरम। और अगर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दावत दी है तो दैन उसकी प्रोटेक्शन भी मिलती है जिसको आप दावत देते हैं। वो मेरा ख्याल है, देखें, वो भी तो नंबर लगा रहे हैं ना, उनकी इस वक्त जो कंस्टिट्यूंसी है वो बिल्कुल ये चाहती है कि नेतन्याहू को वो क्रिमिनल समझते हैं मेजॉरिटी ऑफ न्यूयॉर्कर्स। और ममदानी साहब ने तो पहले भी ये ऐलान किया था, तो वो तो टिके हुए हैं अपनी चीज़ के ऊपर। अब वो और बात है कि इस किस्म की चीज़ के अंदर फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है जी। और दूसरी बात ये है कि नेतन्याहू को क्रिमिनल का कहना, वो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जी उनको कहा हुआ है कि इज़ अ क्रिमिनल, जी। इसको पकड़े। मगर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की लेजिस्लेशन को मानती नहीं है, उसे वो कहते हैं हम नहीं मानते। उन्होंने तो पहले रिजेक्ट कर दिया। सो उनके उनके खाते में ये नहीं कि ये अमेरिकन आर नॉट एंटाइटल्ड टू अरेस्ट नेतन्याहू। तो इसलिए ये भी एक मसला है कि किस कानून के तहत उसको अरेस्ट करेंगे। उसने कोई न्यूयॉर्क के अंदर तो कोई क्राइम नहीं कमिट की, अगर कोई क्राइम कमिट की भी है तो वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया है, मगर उसको तो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, रिकग्नाइज नहीं करती। तो इसलिए आई डोंट थिंक इट विल गो फॉर। बल्कि वो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो वो ये कैसा होने देंगे। बहरहाल इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही करार दिया जा रहा है और इजरायली जो मुख्तलिफ सर्कल्स हैं उनकी तरफ से ज़ोरान ममदानी को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है और वो ये समझते हैं कि वो न्यूयॉर्क का जो सिस्टम है उसको चलाने में नाकाम हो रहे हैं, इसलिए वो इस नहीं, ऐसी नहीं बात, वो बहुत से प्लान्स उनके हैं। हाँ। और बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल नाकाम बिल्कुल नहीं हो रहे, मगर ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा तो है। हाँ, वो जो सफ़ीर हैं इजराइल के अमेरिका में, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह की स्टेटमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी है। एनीवेज, अब आगे चलते हैं। वो मामला जो अब हाथ से वाकई बाहर निकलता दिखाई दे रहा है, आपने जैसे कल कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का मामला, उसमें उर्दन निशाना बन रहा है और वहाँ सेंटकॉम ने जो तस्दीक की अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत की, उसके बाद अटैक्स मज़ीद तेज़ होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सेठी साहब, पाकिस्तानी ज़राए ब्लाग मीडिया के ऊपर ख़बरें चल रही हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला ईरान के कल सिकंदर मोमिनी साहब पाकिस्तान के विज़िट पर आ रहे हैं और साथ उनके दीगर मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिशल्स भी होंगे। पाकिस्तान की तरफ से अब ऐसा कोई पुश दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनका ये विजिट क्या जाहिर करता है? अगर वो वज़ीर दाखिला ईरान के आएंगे तो किस सिलसिले में? पता नहीं, आई रियली डोंट नो। मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस होंगे जो कि आगे जाके मसला बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईरान के जो बलूचिस्तान का हिस्सा है जी, अमेरिका की कोशिश है वहाँ भी उकसाया जाए लोगों को, जैसे कुर्दों को। इस तरीके से ईरान को फ़िक्र है कि यहाँ भी जो पाकिस्तान और ईरान का सिस्टम में बॉर्डर है, वहाँ वो बैठे हुए हैं ईरानी बलोच, और वो भी एक आज़ाद बलूचिस्तान तंजीम चलाना चाह रहे हैं। अच्छा। आपको याद होगा वहाँ से भी इंडियंस ने पाकिस्तान के ऊपर भी स्पाइंग कर रहे थे जी। तो इसलिए हो सकता है कि ये भी बात करने आ रहे हों कि जी आपने ख्याल रखना कि हमारा इस बॉर्डर के ऊपर, अच्छा, ये लोग जो आपके इलाके में बैठे हुए हैं, अच्छा, उसका भी आप ज़रा देख लीजिएगा ज़रा। तो ये भी हो सकता है। आई थिंक इंटीरियर टू इंटीरियर तो इसी किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं, टेररिज्म, बॉर्डर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। लेकिन अब्बास सराक्ची साहब नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है अभी जंग के शोले तो मदम होने के कोई इम्कानात नहीं है और सालिस सुस्त पड़े हैं। ना कतर ना पाकिस्तान कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देख रहे, लेकिन यूएई की तरफ से अलबत्ता दबाव आया है कि आप जल्दी से मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ वापस आएँ। यूएई ने तो ऑलरेडी ईरान को भी पैगाम भेजा है हाँ। कि हम नहीं इन्वॉल्व, हम नहीं आपके ख़िलाफ़ यहाँ से अमेरिकनों को नहीं करने देंगे। अच्छा। जो हो गया और हम चाहते हैं कि,
और उन्होंने अमेरिका को भी, अब ये सारे इकट्ठे होकर अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जी मारे हम जा रहे हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है जी, मारे हम जा रहे हैं और आप जंग कर रहे हैं ईरान के साथ। तो इसलिए ये अब ये सुनने में आ रहा है कुवैत वाले भी पाकिस्तान को कह रहे हैं हमारे साथ भी कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर ले। बिल्कुल। तो सारे जो है उन्होंने एतमाद तो अमेरिका का खो दिया ना। अमेरिका तो है ही नहीं, अब किसी खाते में नहीं है, दे डोंट ट्रस्ट अमेरिका। तो अब वो कहाँ जाएंगे? मैंने पहले दिन से ये कहा था इन सबको अब बैठ के ईरान के साथ मुका करनी पड़ेगी, ये ज़िंदा नहीं रह सकते बाय टेकिंग ऑन ईरान। ईरान इज़ अ वेरी पावरफुल नेबर एंड दे हैव द विदऑल, वो कर सकते हैं, इनको तो बहुत तकलीफ़ दे सकते हैं और ये ईरान को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकते। इसलिए इन सब को चाहिए कि ये अब बैठ के ईरान के साथ कोई अग्रीमेंट की करें ताकि ये भी ज़िंदा रहें, तो फलें फूलें और ईरान को भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना दें, वह अमेरिका और वह इसराइल। तो अब ये इश्यूज़ हैं, अब ये आहिस्ता तो सॉर्ट आउट नहीं होंगे। इसीलिए अभी ये अमेरिका जो प्रेशर है उसके ऊपर कि जी किसी तरीके से जंग और एस्केलेट की जाए जी, आप बिहाइंड द सीन्स हो सकता है ये भी प्रेशर डाल रहे हो, ऊपर से कुछ कह रहे हैं पीछे से कुछ कह रहे हो। जैसे कि अब देखिए ना ये सऊदी अरेबिया वाली इशू, अब कि वो जो अटैक किया ऑन द प्लेन हूतीस के होती वाला जी, तो मेरा तो ये मेरा ख्याल अमेरिका ने कहा होगा कर दो, जैसे अमेरिका ने इनको कहा था कि वो शिप्स जो है ओमान के सी लेन्स में से निकालें, प्रोवोक करने वाली बात थी। और अब तो खैर स्टेटमेंट आ गया है फ्रॉम अयतुल्ला मुज्तबा जी, कि जी सुप्रीम लीडर। हम तो यकीन ही नहीं रखते, अमेरिका को ट्रस्ट करते ही नहीं है और ये फुल फ्लैश वॉर है और हमने को MOU को फाड़ दिया है और हम लड़ेंगे। और ऐसे अब सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं ना कि अब ये एस्केलेशन में ईरान बढ़ गया है। जी, ईरान कहता है आओ और करो हम भी करेंगे। अच्छा, अब ये है कि ईरान का ये कैलकुलेशन है कि ये अमेरिका 1 महीना 1.5 महीना और कर सकता है। अच्छा, उतनी देर में और भी तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। अमेरिका के ऊपर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि अब आपको मुकमका करें, कोई MOU करें और मत लड़ाई बंद करें। ये डोनाल्ड ट्रंप ये आखिरी उसकी बाजी है कि और सख्ती के साथ जो जिस किस्म की धमकियाँ वो दे रहा है। ईरान ने ये फैसला कर लिया कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी मार खाई है, इतना नुकसान अपना कराया, महीना 1.5 और हम खींच लेते हैं, फिर देखो क्या होता है अमेरिका के साथ और ये सारी इंटरनेशनल कोalition जो हमारे खिलाफ बनी हुई है। तो आई थिंक ये सिचुएशन है। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि जो भी हो आप भाग दौड़ करें और किसी तरीके के साथ ये जो एस्केलेशन हो रही है इसको रोकें, बिकॉज ये बहुत ख़तरनाक एस्केलेशन है। क्योंकि अब ईरान ने जो धमकी दी है वो धमकी तो उसके साथ तो अमेरिकन कैजुअल्टीज़ और बढ़ेंगी और अगर अमेरिका इसको एस्केलेट करता है और कोई ज़मीन के ऊपर बूट्स ऑन ग्राउंड कर देता है तो वहाँ भी अमेरिका की बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ होंगी। अच्छा, अब मसला ये है कि जितनी अमेरिका की कैजुअल्टीज़ होती है उतना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि मैं और मारूँ और कुछ करूँ, बिकॉज वो तो उनके तो 2 सोल्जर्स मार जाए तो वो समझते हैं कि पता नहीं आसमान गिर गया, यहाँ वो सैकड़ों की तादाद में मारी जा रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ वेरी डेलिकेट टची सिचुएशन। मगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इस वक्त भाग दौड़ करे और इसको रोक ले तो इट विल बी अ वेरी बिग डेवलपमेंट और पाकिस्तान को चाहिए कि जो भाग दौड़ करनी है अब कर लें, यही वक्त है करने का। बाद में और बहुत नुकसान हो जाएगा, सभी का नुकसान हो जाएगा और किसी का फ़ायदा नहीं है उसमें। और इसी को भांप रहे हैं चीन, इसीलिए चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को पुश किया जा रहा है और दूसरी तरफ रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत के साथ ईरान पर बमबारी का हुक्म दे दिया है। वही एस्केलेशन लैडर, लेकिन ये किस अंजाम से दुनिया को दो चार करेगी उसकी पेश कोई आसान नहीं है। ये है पूरी दुनिया में इस वक्त तज़ब्ज़ुब का आलम। तो दूसरी तरफ इंडिया, पाकिस्तान, जापान और चाइना इस मुसल्लस में क्या पकड़ा है? ब्रेक के बाद आके इस पे बात करेंगे। जाते जाते एक बात कर दूं, क्या? वो ये कि अमेरिका के अंदर एक पूरी कैंपेन शुरू हो गई है कि ये जो ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ये आखिरी राउंड में मारे हैं जी, जॉर्डन में और इधर कुवैत में और बहरीन में, वो कहते हैं कि इतनी एक्यूरेसी कैसे इनके पास हो गई। हाँ। और वो अब इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि चाइना ने और रशिया ने इनको सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन दी है। पहले GPS सिस्टम के ज़रिए ये करते थे टारगेटिंग। GPS सिस्टम इज़ एन अमेरिकन सिस्टम, अमेरिका उसको साबोटाज भी कर सकता है जी, इसलिए इनकी इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। अब ये बेदू सैटेलाइट के ज़रिए और रशियन इंटेलिजेंस और लोकेशन पिन पॉइंटिंग के लिए ज़रिए ईरान को इंफॉर्मेशन मिल रही है एंड लॉजिस्टिक्स मिल रहे हैं
और कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। तो वहाँ अब यही शुरू हो गई है बात कि पीछे से चाइना और रशिया बहुत हेल्प कर रहे हैं ईरान की जी। और ये अगर इतनी एक्यूरेसी आ गई है हाँ। तो फिर तो क्लियर है कि अगले राउंड में ईरान और भी अमेरिका की कैजुअल्टीज़ होंगी और भी बड़ी एक्यूरेसी के साथ काउंटर अटैक आएगी ईरान से। ये हैं वो फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हो सकते हैं और पसे पर्दा हो सकते हैं उस कॉन्फिडेंस के जिसके साथ ईरान अब आगे बढ़ रहा है, जिसकी निशानदेही सेठी साहब ने की। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अब आलमी मामलात की बात कर रहे हैं तो बाहमी ताल्लुकात की बात हो जाए। जापान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अगर माजी देखा जाए तो अच्छे रहे हैं। जापान ने हमेशा पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मौक़े पे मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन किया है और एक बैलेंस बरकरार रखा गया है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं सेठी साहब के हमारे हमसाया मुल्क में यानी भारत में कोई समिट हुआ 2 तरफ़ा जिसमें एक ऐसा कम्युनिके एलामिया सामने आया जिसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई और उससे जापान की वज़ीर आज़म की तायीद हासिल थी जो कि सनाए तकायची हैं। उसको लेके पाकिस्तान की तरफ से सख्त एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया है। लेकिन ये नौबत क्यों आई कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाला जापान भारत का हमनवा हुआ? हाँ नहीं सही है, इस चीज़ को अंडर प्ले किया गया है दोनों फ्रॉम पाकिस्तान साइड एंड फ्रॉम जापान साइड। मगर बात यह है कि ये जब जापान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया गई तो वहाँ लंबी चौड़ी कुछ 30 पॉइंट्स 29-30 पॉइंट्स की कम्युनिके शाया हुई। दुनिया की हर बात उसके अंदर आ गई, हर इशू। हाँ हर इशू आ गया उसके अंदर। इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो भी आ गए और जापान के जो कंसर्न्स हैं वो भी आ गए। जापान के कंसर्न्स जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो साउथ चाइना सी और चाइना के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और क्वाड, क्योंकि दोनों क्वाड के हिस्से हैं, और इंडिया के जो है ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के मसले हैं जिसके पाकिस्तान वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जो मसले हैं उसको भी इंक्लूड किया जाए। मगर ये नई बात नहीं है, 2018 में भी इस किस्म की बात हुई थी, फिर 22 में भी हुई और हमने प्रोटेस्ट भी किया था जापान को। वो जब भी इंडिया के साथ बैठते हैं तो इस किस्म की बात आ जाती है जिसमें पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात जो है उसका इंडिया हमेशा चाहता है कि इसका जिक्र आ जाए। जो आता है वहाँ उसे वो कहते हैं कि इसका जिक्र लेके आए, क्योंकि इंडिया बात तो करता है ना। अच्छा, अब बात यह है कि इस दफ़ा ये हुआ कि जापान की तरफ से तो ये जब कम्युनिके आई तो ज़ाहिर है हमने प्रोटेस्ट किया कि आप क्यों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और इन चीज़ों का नाम क्यों ले रहे हैं आप। अच्छा, अब बात यह है तो उधर से ये है कि ये तो यूएन ने इनको ऑलरेडी, अमेरिका ने इनको ऑलरेडी टेररिस्ट ग्रुप्स लेबल किया हुआ है, तो अगर नाम आ गया तो सो व्हाट, क्योंकि है तो वो पाकिस्तानी ब्रांड, तो इसलिए उनकी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन आती है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को कंडेम कर किया जाए कि ये वहाँ से आते हैं, ये वहाँ ये घुसपैठी है सो ऑन। मगर फिर पाकिस्तान ने क्या किया, अभी हमारे यहाँ चाइना विज़िट थी शहबाज शरीफ साहब की कुछ अर्सा पहले मई में जी। वहाँ जो जॉइंट कम्युनिके निकली चाइना और पाकिस्तान की, उसके ऊपर जापान को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया उसने। अच्छा, उसमें क्या था? मई में निकली? हाँ, वो ये थी उसमें चाइना, आपको पता है ना कि चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ताइवान है और साउथ चाइना सी और अमेरिका का जो वहाँ पूरा क्वाड का जो सिलसिला बना हुआ है, और जापान जिसके अंदर लीडिंग मेंबर है, इंडिया भी लीडिंग मेंबर है उसका, ऑस्ट्रेलिया है। तो चाइना का तो मसला है ना ताइवान का, वो तो कहते हैं हमारी टेरिटरी और किसी वक्त हम ले भी लेंगे, और प्लस उनको फिक्र है कि साउथ चाइना सी में हमारी जो आमदोरफ्त है आना जाने के, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका तो बैठा हुआ लेके वहाँ भी गड़बड़ की जाए। तो चाइना बड़ा सेंसिटिव है अबाउट दिस। चाइना एक और चीज़ के बारे में बड़ा सेंसिटिव है। चाइना सेंसिटिव ये है कि चाइना कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ तो उस वक्त जापान को डिसआर्म कर दिया गया था। पहले तो एटम बम फेंका उनके ऊपर, फिर उसके बाद उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लग गई, जिसमें से 2 पाबंदियाँ ये थी, एक तो अमरीकनों ने बैठ के उनकी नई आइन बनवाई थी, एक दूसरी चीज़ ये थी कि उसके अंदर ये अग्रीमेंट हुई थी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि जापान जो है फिर मिलिट्री पावर नहीं बनेगा। अच्छा, अब इकोनॉमिक पावर बन जाए, मिलिट्री पावर नहीं बनेगा। मगर हुआ ये कि अब हाल ही में जब से ये क्वाड वॉर्ड बनी और चाइना के साथ अमेरिका का इशू बनने लगा, और लगता है ऐसा था कि ताइवान जो है वो चाइना किसी न किसी स्टेज पे ले लेगा, और चाइना बड़ा सेंसिटिव हो गया था अबाउट द साउथ चाइना सी एंड द सी लेन्स, और 1-2 आइलैंड्स हैं जहाँ झगड़ा भी है जापान के साथ। तो जापान ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी,
अच्छा, अब वो अमेरिका के कहने पे बढ़ाई या खुद बढ़ा दी, या वो आप समझते हैं कि वो जो पुराने प्रोटोकॉल्स थे उसके ऊपर अब पाबंदी नहीं है, हम करेंगे। तो चाइना इज़ वेरी अपसेट कि ये जापान फिर ये आम कर रहा है। अब चाइना को जो तारीखी जो वाक़या है जो वो कभी भूल नहीं सकता, वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने चाइना के ऊपर ऑक्यूपेशन की थी, और उस ऑक्यूपेशन के ओवर 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा चाइनीज़ मार दिए थे। बहुत ब्रूटल किस्म की ऑक्यूपेशन थी चाइना की। अच्छा। चाइना वो आज तक नहीं भूला। चाइना हमेशा जापान को बड़ी शक की नज़रों से देखता है और समझता है कि ये फैशिस्ट गवर्नमेंट थी उस वक्त। अभी भी उनका ये है कि ये फैशिज़म फिर से ना उभर आए जापान के अंदर, फिर से मिलिट्रिज्म ना हो जाए। अच्छा। और इसलिए चाइना इज़ वेरी कंसर्न। अब ये जो जॉइंट कम्युनिके निकली है पाकिस्तान और चाइना की, उसके अंदर हवाला आ गया कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो प्रोटोकॉल्स बने थे, जी। नाम नहीं लिया जापान का, मगर कहा यह गया है कि दोनों साइड्स ये कहती हैं कि जो अग्रीमेंट्स हुई थी कि जो डिसआर्मामेंट होगी या आर्मामेंट नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जिसका ताल्लुक जापान के साथ है, अच्छा, वो चीज़ें सारी इस कम्युनिके के अंदर आ गई। ओके। अच्छा, अब उसके पाकिस्तान का तो ख़ास इंटरेस्ट नहीं, बस चाइना की तरफ से वो चीज़ें डाल दी गई। अब पाकिस्तान ने क्यों उसको अग्री किया? हाँ, वो तो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, पाकिस्तान क्यों आया उसमें? पाकिस्तान का तो उससे कोई इशू नहीं लेना है, देना चाइना नहीं का था, दो तरफा मामला है ना ये, मगर फिर चाइना और पाकिस्तान ने क्यों का। किया? क्यों ओके अच्छा, किया? अब ये जो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं वो ये दिए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान को जापान ने और इंडिया ने बैठ के 2018 में भी ये इस किस्म की चीज़ें की थी, छेड़खानी की। फिर 22 में भी की, अच्छा। और तो इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि अब यहाँ तो अब एलाइज हो गए, हम तो चाइना के साथ हैं, हम तो चाइना हमारे साथ खड़ा है, हम चाइना के साथ खड़े हम हैं। एससीओ में उसके साथ। तो अगर चाइना ये कहता है कि ये चीज़ें डाल दे, जब हम कहते हैं जी। कि जी वो जो इंडिया की तरफ से ये हुआ वो हुआ, चाइना हमारी सपोर्ट करता है, तो अब हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ये कर दिया, जापान ने रिएक्शन किया, इंडिया को मौका मिल गया, जापान का ये रिएक्शन आ गया कि जी फिर ठीक है, हम भी ये डाल देते हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी सीरियस चीज़ नहीं है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान ने डिमार्च कर दिया है, प्रोटेस्ट किया है, अच्छा। और मेरा ख्याल है दोनों साइड्स ने कहा यार छोड़ो परे, हमारी भी मजबूरी थी, आपकी भी मजबूरी थी, ठीक है, छोड़ो। और मेरा ख्याल है इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ नॉट सच, ताल्लुकात में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जापान ने इंडिया के साथ जो चीज़ें साइन की हैं, कोई 62 बिलियन, तो 62 अरब डॉलर्स की अगले 10 साल के लिए जापानीज़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर जापान इंडिया की कोलैबोरेशन होने जा रही है। पाकिस्तान का ऐसा कोई खाता नहीं है, हमारी तो बड़ी लिमिटेड किस्म की एंगेजमेंट है। मगर अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब भी यहाँ कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या कोई मसला होता है, तो जापान हमेशा आपकी मदद करता है, थोड़ी बहुत जो दे सकते हैं वो देते हैं आपको। अच्छा। तो हमारे तल्लुकात जापान के साथ बड़े अच्छे हैं, और जापान ने वो रखना चाहेगा हमारे साथ अच्छे तल्लुकात। मगर इंडिया के साथ उनके तल्लुकात बहुत बढ़ रहे हैं अब, और उसका वजह यह भी है कि वो क्वाड का हिस्सा भी बन चुके हैं, और आगे जाके चाइना के ख़िलाफ़ जो महाज बनना है उसके अंदर जापान एंड इंडिया एंड अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तो उसका महाज बनेंगे। सो आई थिंक ये बात उधर जा रही है। तो ये भी यहाँ पे भी ब्लॉक सेटिंग हो रही है कि यहाँ कौन भी हो किस रही है। ब्लॉक में जा रहा है, और इसके लिए पुश एंड पुल जारी है। ब्लॉक्स की बात हो रही है तो हमने बांग्लादेश की सिचुएशन भी देखी माजी करीब में, हसीना वाजिद का मामला भी देखा। उसके बाद हमने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान साहब विजिट करते हैं चाइना का, बीजिंग का, जिसको इंडिया में काफ़ी दिलचस्पी के साथ देखा जाता है, लेकिन अच्छा नहीं समझा जाता कि पहला विजिट इंडिया का हुआ करता था बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का। अब ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म दौरा भारत नहीं कर रहे, तो क्या बांग्लादेश अपनी पोजीशन वाज़े कर रहा है? क्या वो भारत के साथ पहले जैसे मामलात नहीं रहे? नहीं, पहले जैसे तो नहीं होंगे, वो तो क्लियर है, बिकॉज हसीना को, वाजिद को रखा हुआ ना इंडिया ने, असाइलम दिया हुआ है, और ईरान बांग्लादेश कह रहे हैं इनको वापस करें, हम तो इनको फांसी चढ़ाएंगे, तो इसलिए वो तो इशू है। इसी तरीके के साथ पानी का मसला है, उसके ऊपर भी इंडिया और बांग्लादेश आपस में अग्री नहीं कर रहे, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने जाना था इंडिया, प्रोग्राम बना हुआ था, मगर इंडिया के अंदर जिस तरीके से बांग्लादेशीज़ की ट्रीटमेंट हो रही है उसके ऊपर बांग्लादेश ने प्रोटेस्ट किया है। अभी हाल ही में एक बांग्लादेशी इंटेलेक्चुअल को बड़ा हैरास किया गया, उससे पहले वो क्रिकेट वाला भी मामला हुआ था, आपको याद होगा, मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल से। तो इंडिया भी तो मतलब करता है ना इस किस्म की चीज़, अपनी वेट को थ्रो अराउंड करता है। तो फिर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने सोचा फॉरगेट इट, वील गो, आई विल गो टू चाइना। अब वो चाइना चले गए। अब चाइना बांग्लादेश का एक्सेस बन रहा है, इंडिया को तो ये बात पसंद नहीं आएगी, बिकॉज फिर पानी का जो मसला है उसके अंदर चाइना विल सपोर्ट
बांग्लादेश। तो ये अब चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश का एक एक्सेस बन रहा है। इंडिया को ये बात पसंद नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस जो है वो सही नहीं रहेंगे। बांग्लादेश को ये थ्रेटन करेंगे इंडियंस, मगर आई थिंक विद चाइना सपोर्ट बांग्लादेश विल स्टैंड ऑन इट्स फीट। नया आलमी मंजरनामा तश्कील पा रहा है, जिसकी हैं ये छोटी छोटी जुजियात, जिन पर गौर अगर करें तो मुस्तकबिल का मंजरनामा समझ में आता है। प्रोग्राम में वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, यानी अगर ज़मीन हमवार है, ज़रखेज़ है तो अच्छी फसल उगेगी। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो मुसाबिकती इम्तिहान होता है CSS का, उसके एप्लीकेंट्स 4 सालों के अंदर आधे रह गए हैं। एक दफ़ा दरख्वास्तें आई कोई 4 लाख से ऊपर, और विदिन 2 ईयर्स वो 2 लाख से भी नीचे गिर गई। ये इसको तो बड़े कदर की निगाह से देखा जाता है, लोग इसकी ख्वाहिश करते हैं। इतने बड़ी तादाद में कमी की क्या वजूहत? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इट्स शॉकिंग स्टेटिस्टिक, बिकॉज हमारे यहाँ जब यही बात थी कि CSS सबसे उम्दा सर्विस है, हाँ। और सबसे पावरफुल है, और सबसे ज़्यादा इसमें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, बादशाह सलामत हैं सारे CSS अफसर, और हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि वो CSS का इम्तिहान पास करके और वो CSS में किसी न किसी मैनेजमेंट ग्रुप का हिस्सा बन जाए, कि सारा पावर वहाँ है और सारा चलाता पाकिस्तान को CSS। तो अब ये ख़बर आना कि अब कम लोग इम्तिहान में बैठ रहे हैं पहले से, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने ये एक आध लोगों से पूछा जो कि CSS वाले हैं कि भाई क्या चक्कर है ये, तो उनका एक्सप्लेनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं एक बात तो ये है कि 2022 के बाद यहाँ एक नया CSS के इम्तिहान में एक नया सिस्टम थोड़ा सी एडिशन हुई। पहले ये होता था कि आप इम्तिहान में सीधा बैठते थे, उसके बाद एक ओरल इंटरव्यू होती थी, जुबानी आपकी इंटरव्यू, विवा वोस जैसे कहते हैं। अच्छा। अब क्या हुआ कि इन्होंने एक 3rd टियर ऐड कर दिया कि इम्तिहान से पहले एक इंटरव्यू होती है, इम्तिहान से पहले। अच्छा। और जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी किस्म की छांटी, उसमें पहले तो काफ़ी आसान होती थी, आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किल होती गई। अब ये है कि पहले तो 80% लोग जो इसमें बैठते थे वो पास हो जाते थे, फिर भी जाके इम्तिहान लेते थे। अच्छा। और जो नहीं होते थे फिर वो इम्तिहान नहीं लेते थे। मगर अब ये है कि 100 में से 40 लोग वो पास कर रहे हैं, उसको तकड़ा कर दिए, जिसकी वजह से अब बहुत से लोग हैं जो कि वो पास नहीं करते, वो फिर आगे रजिस्टर ही नहीं करते इम्तिहान के लिए, कि उनको पता है यहाँ फेल हो गए तो आगे क्या होगा। अच्छा। तो इसलिए एक तो ये वजह है कि ये 3rd टियर जो है, जो शुरू में उन्होंने ऐड कर दिया है प्रिलिमिनरी किस्म का, ये इसकी वजह से कम लोग अब, पहले ज़्यादा लोग अप्लाई करते थे, पास तो उतने ही होते हैं परसेंटेज वाइज, और इम्तिहान भी उतना ही तकड़ा है जितना पहले था, कोई उसमें तो कोई रद्द बदल नहीं है। अच्छा। मगर ये वजह ये है कि अब लोग डिसहार्टन हो गए कि यार अब पहले तो हर बंदा उठ के शुरू हो जाता है, एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ट्राई कर लो, ठीक है ना, तो वो करते रहते थे। तो मगर अब ये है कि वो छांटी को थोड़ी सी पहले हो जाती है, तो इसलिए फिल्टर लगा दिया गया। हाँ, उन्होंने कहा जी पहले ज़रा देख लीजिए कौन कौन आएगा आगे। हाँ, तो कौन कौन अहल है इम्तिहान में बैठने का। तो एक तो ये रीज़न, दूसरा ये रीज़न है मेरा ख्याल है कि जो पहले तो हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे थे लेबर क्लास को। अच्छा। अब ये कनाडा वगैरह इधर उधर जो हमारे हैं ना, ये ग्रेजुएट टाइप लेवल लोग जो हैं फैमिलीज़ के साथ या अकेले, ये कनाडा और दूसरी इस किस्म के मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया, UK, हमारी भी जो आउटवर्ड माइग्रेशन है वो भी कोई थोड़ी सी ऊपर के लेवल की शुरू हो गई है। हाँ, और वो लोग जो पहले CSS का इम्तहान लेते थे वो दे प्रेफर नाउ कि जी वो हम बाहर किसी कनाडा चले जाएं या कुछ और कर लें। तो शायद इसका भी कोई थोड़ा बहुत असर पड़ा है कि आप CSS का इम्तहान नहीं ले रहे। और तो इस किस्म के रीज़न्स हैं फॉर व्हाई पीपल आर नॉट सिटिंग। मुझे इतना याद है आयशा कि हम जब बड़े हो रहे थे तो हमें तो यही कहा जाता था, बड़ी इंटरेस्टिंग कि जी मेरा पुत्र DC बनेगा। वो भाई DC क्यों, कमिश्नर क्यों नहीं? और नहीं जी नहीं, कमिश्नर तो बादशाह तो DC होता है। अच्छा। तो ये DC डिस्ट्रिक्ट, ये कॉलोनियल सिस्टम था ना, DC वाज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आल्सो, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बादशाह था डिस्ट्रिक्ट का। कमिश्नर तो एक फॉर्मल किस्म की थी ना, सारा काम फैसले तो DC करता था। सो DC वाज द किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए यही सारे चाहते थे कि हमारे बेटा बेटी जो है वहाँ जाए। अब आपने देखा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, एक बहुत से ख़वातीन जो हैं
वो दे गोइंग इनटू पुलिस सर्विस। और बहुत से लोग थे वो CSS में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को इतना नहीं, वो कस्टम में जाना चाहता है, कोई इधर जाना चाहता है, कोई उधर जाना चाहता है। तो उसकी भी वजह है ना कि ज़्यादा पैसे जो है, करप्शन की भी तो वो एरियाज है ना जहाँ देयर इज मोर स्कोप फॉर करप्शन। और पावर हो और फिर करप्शन ना हो, दैट्स इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के रीजंस भी हैं। और पहले एक और चीज़ भी थी जो शायद अब नहीं है। पहले ये था कि CSS में अगर एक लैंड ओनर है, बड़ा जिम्मेदार है, 2-3 बेटे हैं, एक बेटा वो हमेशा CSS में भेज देते कि भाई वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जी एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। हाँ। एक वो कहते थे कि ज़मीनों पे बैठे और ज़मीनें देखे। हाँ। और एक वो जाए बिजनेस में या मैनेजमेंट में या मल्टीनेशनल्स में। ठीक, मगर जो प्रायोरिटी होती थी वो यही होती थी कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाए और एक जो है वो ज़मीनों को देखे। तो चौथा बेटा आपने कहीं नहीं भेजा? चौथा, अब तो खैर वो बेटियां होनी शुरू होगी ना। अब बेटियां जो है वो ज़मीनें तो नहीं देखती, मगर वो चली जाती हैं ना, दे गो इनटू CSS। वो पुलिस में जा रही हैं, इधर जा रही हैं, मैं बैंक्स में जा रही हैं एंड सो ऑन। तो ये दिस इज़ वेरी। आपने एक इदारे में भर्ती नहीं कराई, वहाँ अगर कोई हो तो फिर तो हर जगह सेट रहते हैं, ज़मीनें भी संभाली जाती हैं और CSS भी किया जा सकता है। आप क्या कर रहे हैं सेठी साहब? आपने क्यों नहीं किया CSS? मैंने क्यों नहीं किया? गुड क्वेश्चन। हाँ, गुड क्वेश्चन। बिकॉज मेरे भी बड़ा प्रेशर था। मेरे बड़े अच्छे यार दोस्त भी, उन्होंने भी CSS का इम्तहान लिया। जब मैं UK गया तो पढ़ाई के दौरान मेरा यही ख्याल था कि अब मैं यहाँ से CSS का इम्तहान दूंगा। मगर फिर थोड़ी सी सोच में तब्दीली आई, तो हमने कहा ये CSS वाले जो है ये तो हुक्मरान पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, दे नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो हमें तो उस ज़माने की बात उस ज़माने की बात है कि सोल्यूशन में जाना है, प्रॉब्लम में नहीं जाना। तो इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है। अब आप सोच लें खुद। सोल्यूशन करने की आप कोशिश तो करते हैं, हाँ, वो लगे रहते हैं, मगर कोई पता नहीं फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। यही चिराग जलेंगे या बुझेंगे तो रोशनी होगी, उम्मीद रख लेते हैं। चले आगे बढ़े आप ज़रा, कोई सवाल हो जाए कोई। हाँ, सवाल हो जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये मामला, इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो गई और पता ये चला कि क्योंकि सिस्टम में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आई हैं तो ये तादाद कम हुई है एप्लीकेंट्स की, अदरवाइज़ बददिली इसकी वजह नहीं है। अब हम सवालात में पेशावर चलेंगे, जहाँ से नोमानुद्दीन क्या जानना चाह रहे हैं? ये जो ईरान की जंग है, रूस और चीन खामोश क्यों है? क्या वो कोई मिलिट्री मदद करते हैं या नहीं? वेस्टर्न मीडिया कहता है यूक्रेन में तकरीबन 10 लाख रूसी मारे गए। इसके बारे में वजाहत करें। रूस और चाइना चुप क्यों है? अभी मैंने बताया आपको कि अमेरिका के अंदर एक पूरी कैंपेन शुरू हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि ये ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती जा रही हैं और अपने टारगेट्स पे ठक करके पहुंच रही हैं, और इसीलिए इनको गिराया जाना मुश्किल हो गया है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। और ये जो इन्होंने एंटी मिसाइल बैटरीज लगाई हुई हैं और नुकसान होना शुरू हो गया। तो वो पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया कि इतनी एक्यूरेट टारगेटिंग ईरान की मिसाइल्स कैसे कर रही हैं। और उनका ये जवाब ये है कि वो कह रहे हैं कि जी चाइना और रूस इनकी मदद कर रहे हैं। अमेरिका का जो सिस्टम है जिसके ज़रिए टारगेटिंग की जाती है वो है GPS सिस्टम, अमेरिकन सैटेलाइट्स का है। और मगर वो अमेरिका उनको सबटाज भी कर सकता है, अमेंड कर सकता है कि आपको पता लगे कि आप ये टारगेट अगर एक्चुअली वो कहीं और जाके गिरे। तो इसलिए ईरान ने चाइना की मदद ली है। चाइना का बेदू सैटेलाइट जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो इनकी टारगेटिंग कर रहा है, और इसी तरीके के साथ रशिया भी इंटेलिजेंस उनको दे रहा है, वो भी उनके भी सैटेलाइट्स हैं, दे ऑल्सो नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है मगर बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज चाइना और रशिया ओपनली नहीं कुछ करना चाह रहे, बिकॉज फिर एक ये ईरान और अमेरिका का इशू नहीं, ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। सो बट एट द सेम टाइम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, बोथ बाय बाइंग ऑयल and violating the sanctions, and also by giving coordinates and helping Iran military defense against America. तो ये सिचुएशन है। यूक्रेन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ उसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन के अंदर बहुत से रूसी मारे गए हैं और यूक्रेन के बाशिंदे भी मारे गए हैं। इट्स अ वेरी ब्लडी वॉर, और अभी कोई लगता नहीं है कि ये जल्दी ख़त्म होगा। और रूस को भी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि पहले तो अमेरिका की तरफ से वेपन्स आ रहे थे, अब यूरोप वाले जो हैं वो पैसे खर्च कर रहे हैं और
प्रॉप अप कर रहे हैं ज़ेलेंस्की को। और मगर जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी यही कह रहे हैं कि अगले 6 महीने मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर ये मामला तय हो जाएगा, क्योंकि रूस जो है वो जीत जाएगा और फिर एक किस्म की MOU बन जाएगा कि जी ये इलाके जो हैं ये बफर जोन बन गया और ये पीछे हट गया और नेटो जो है यहाँ इसके आगे नहीं जा सकेगा और ज़ेलेंस्की की छुट्टी हो जाएगी। ये इस किस्म की इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो लेट्स सी, इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया को तकलीफ़ तो हो रही है, बिकॉज़ यूक्रेन वाले जो हैं वो अब बहुत गहरी रशिया के अंदर मॉस्को तक बमबारी कर रहे हैं और रशिया को तकलीफ़ तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर लॉन्ग टर्म में वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के लिए रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स बड़ा मुश्किल हो गया है, उनकी आर्मी जो है वो कम होती जा रही है और अगर या तो यूरोपियन नेशंस अपने मैन पावर भी दें, अपने बूट्स दें ऑन द ग्राउंड, जो वो करना नहीं चाहेंगे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है अभी देने के लिए, हथियार भी, तो इस वक्त उनको थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही है यूक्रेन वालों को। सो रशिया इज़ डग इन फॉर द लॉन्गर हॉल, मगर लोगों का ये कहना है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर Russia will have captured the territories and be in a position to negotiate a deal. लेकिन वेस्टर्न मीडिया का ये दावा ठीक नहीं है कि तकरीबन 10 लाख रूसी मारे गए। 10 लाख नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा है। 10 लाख तो नहीं हो सकता, लाख के करीब की बात होती है। पेशावर से नमानुद्दीन, आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का। लोअर डी से फरीद एक सवाल बार बार पूछना चाह रहे हैं। दामन बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है सवाल शामिल कर लेते हैं क्योंकि दूसरी बार भी उन्होंने सवाल पूछा। फिर एंकर सईद आयशा नाज साहिबा जिस तरह वो सवालात पूछते हैं और उनके अल्फाज का चुनाव, उनके साथ जो ज़ख़ीर अल्फाज जो एडम्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश उर्दू के अल्फाज, जो उसका मौका महल इस तरह, तो क्या इस तरह नहीं हो सकता कि हफ्ते में या महीने में, चलो कभी एक दफ़ा इस तरह नहीं हो सकता कि नजम सिटी साहिब होस्ट बन जाए, सईद आयशा नाज साहिबा जो है वो गेस्ट बन जाए और हमें तबसरा दे करंट अफेयर के हवाले से और जो रेगुलरली जो डेवलपमेंट्स होती है और इंटरनल पॉलिटिक्स, क्या ये पॉसिबल? अच्छा जी, ये सवाल था जो हमने पिछली दफ़ा इसको नहीं किया, फिर इन भाई साहब का फिर से आ गया कि आप मेरा सवाल का जवाब नहीं देते हैं। तो आयशा तो बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहती, मगर मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा कि जवाब मिले मुझे आयशा से। अब बात यह जी कि मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रोग्राम में मुझे लोग देखना चाहते हैं और आयशा को सुनना चाहते हैं। नहीं उल्टा कह दिया। अच्छा, मुझे देखना चाहते हैं, आपको नहीं वो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अब आपने क्योंकि हुक्म किया है तो मैं अभी आयशा से कहता हूँ कि उठो भाई, इधर आके बैठो और मैं वहाँ जाके बैठो, उठो। आपको पता है ना ऑफ कैम हमारी इस पे कितनी डिस्कशन हुई है। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे से पहला सवाल क्या करेंगे। अच्छा, मैं अब इनसे पहला सवाल करने वाला हूँ जी। आयशा, तुम्हारे पास कोई चिड़िया है? नहीं, मैं जानवर कोई भी नहीं रखा हुआ। तोता रखा था किसी जमाने में। अच्छा, तो फिर? उसको बिल्ली ने मार दिया। अच्छा, तो बिल्ली कहाँ से आई? बिल्ली स्ट्रे कैट्स। अच्छा, स्ट्रे कैट। हाँ। तो ये बताओ, सवाल बड़ा सीरियस है। जी जी। अर्जेंटीना जीतेगा या स्पेन जीतेगा? आपने हंसते हंसते जिस अंदाज में ये सवाल किया, और इससे पहले नहीं, मैं इसलिए किया जी। कि आप कहती हैं कि आप पामस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये क्या हो रहा है उधर यूनिवर्स के अंदर, इसमें काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं। तो अब ये बता दें कि अर्जेंटीना जीतेगा या आप इससे पहले मुझे अर्जेंटीना को सपोर्ट करने पे झाड़ पे ला चुके हैं, लेकिन लियोनेल मेसी के सितारे बुलंद हैं। अच्छा। लेकिन अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए जो स्पेन की टीम, जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट में खेला। तो अब अंदाजा नहीं, तो आपने तो फिर इसका मतलब है ना इधर का जवाब दिया ना उधर का। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं करता, मैं हमेशा जो भी है, गलत हो या सही हो, मैं कह देता हूँ ये होगा। आप तो स्पेन भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। देखिए, मेसी के सितारे बुलंद है, लेकिन स्पेन ने बहुत अच्छा खेला। देखिए, मैं दोनों तरफ अपना मौक़िफ़ दे दिया। इससे फरीद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेठी साहब जहाँ हैं वो वहीं ठीक है और मैं अपनी पोजीशन में बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कोई भले की बात नहीं है। नहीं, अब ठीक है, आप भाई साहब, आप आयशा के लिए कोई सवाल भेजें। ये मैं इनको कहूँगा तैयारी करके आए, उसका जवाब दें। इस पर मेरा जवाब महफूज है, लेकिन हमें आपके महफूज सवाल चाहिए। इस नंबर पर जो आपके सामने है, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे।